बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। यकीनी तौर पर मुल्क की मईशत के हवाले से मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि महंगाई जिस कदर बढ़ी है आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और इस इजाफे को लेके यकीनी तौर पर मुश्किलात तो पैदा हुई, लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक अहम रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत ये कहती है कि कोरोना की वजह से भी दुनिया भर की जो मईशतें हैं वो मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल एक दानिशमंदी से कोरोना के हालात का मुकाबला किया और पाकिस्तान की मईशत को उस तरह से नुकसान नहीं हुआ जैसे दुनिया की मईशतों को हुआ है। लेकिन यकीनी तौर पे ये मुश्किल सूरत हाल है। इसके साथ साथ हुकूमत ये कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा करे। इसके साथ साथ जो रिलीफ पैकेज है इसके हवाले से भी बात हो रही है और वो भी बहुत हद तक, यानी तकरीबन 2 करोड़ आवाम तक इस रिलीफ पैकेज को पहुंचाया जाएगा। आज भी वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने महंगाई के हवाले से और रिलीफ पैकेज के हवाले से तफसील से गुफ्तगू की और उनका यह कहना था कि हुकूमत 120 अरब रुपए का राशन पैकेज ला रही है जो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारा वो तबका जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है उसके लिए हम 120 अरब रुपए का उनके लिए एहसास राशन का प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें उनको आटा, घी, दाल के ऊपर 30% जो है उनको सब्सिडी मिलेगी। कम रेट जो है वो उसका अदा करना पड़ेगा और जैसी आलमी सतह के ऊपर कीमतें नीचे आएंगी फौरी तौर के ऊपर जो है उसका बेनिफिट हम आवाम को पास ऑन करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है घरों के लिए कर्जे फराम किए जा रहे हैं। 200 अरब रुपए से जायद की मालियत की दरखास्तें बैंकों को मसूल हुई हैं। 57,000 दरखास्तें आई हैं, जिसमें से 23,000 दरखास्तें 80 अरब रुपए के कर्जे घरों के लिए, कम आमदन वाले लो कास्ट घरों के लिए मंजूर किए जा चुके हैं। उसमें से 19 अरब रुपया जो है वो तकसीम किया जा चुका है। ये पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हुकूमत कहती है कि चूंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर ये जो महंगाई का रुझान है ये बैनुल अक़वामी मार्केट का हिस्सा है, तो जाहिर है कि उसका असर यहाँ पर भी महसूस किया गया है। क्या इसका तोड़ हो सकता है ताकि कम से कम बोझ आवाम पर मुंतकिल किया जाए? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर खाकान हसन नजीब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ीं जिसका असर यहाँ तक आया, ये तो वो चीज़ें हैं जिसका जाहिर है कि कोई तोड़ हो नहीं सकता, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है ताकि पासान कम से कम हो? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये हुआ कि जब आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी पिकअप की तो ऑब्वियसली एक डिमांड साइड से भी पाकिस्तान के अंदर प्रेशर आया। इसके साथ साथ दुनिया की इकोनॉमी खुली तो उसमें भी एक डिमांड साइड से प्रेशर आया, बट वो प्रेशर बहुत बढ़ गया दुनिया की प्राइसेस पे, जबकि सप्लाई कंस्ट्रेंट आया कोविड की वजह से दुनिया भर में। तीसरी चीज ये हुई कि जो आपकी तेल की कीमतें थी या ओवरऑल एनर्जी की कीमतें थी वो भी डिस्टर्ब हो गई, और वो डिस्टर्ब इसलिए हुई कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, आपको पता है कि उनको कम किया जा रहा है और एनवायरमेंटली फ्यूल्स की तरफ मूव किया जा रहा है, यानी कि हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। तो आप हैरान होंगे कि पिछले 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुई है फॉसिल फ्यूल्स में वो 40% कम है कंपेयर टू उससे पहले के 5 साल। सो उसमें भी एक आपको सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट दिखाई दिया। उसकी वजह से जो तेल की कीमत है वो $40 $45 से बढ़ के $80 पे चली गई। इसके अलावा पाकिस्तान की जब करेंसी एडजस्टमेंट हुई तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पे इसका असर ज्यादा आया, बिकॉज करेंसी एडजस्टमेंट की वजह से ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं उन पे ये असर ज्यादा हुआ, जहां पे करेंसी डिवैल्यूएशन ज्यादा हुई। इसके अलावा एक चीज हुई कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी जो पिछले साल की, वो उसमें अगर आप देखें तो हम मेनली पाम ऑयल या दालें इंपोर्ट किया करते थे, पर उसके अलावा हमें वीट, कॉटन, शुगर इंपोर्ट करना पड़ा। और आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का जो मजमूई फूड एंड फूड रिलेटेड बिल है वो 21 में, यानी कि FY21 फाइनेंशियल ईयर 21 में 8.5-9 अरब डॉलर पे चला गया। अब ये तमाम वो अवामिल हैं जिनकी वजह से आप डिपेंडेंट भी हो गए, यानी कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे उन पे ज्यादा।
ठीक। और इसकी वजह से आपने देखा कि एक प्राइस का खिंचाव जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। सो एक तो उम्मीद ये है कि जो सप्लाई कंस्ट्रेंट है इंटरनेशनल, वो ट्रांजिटरी है, वो गुजर जाएगा अगले चंद माह में और प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगी। दूसरा, एक बेहतरी की गुंजाइश ये नजर आ रही है कि पाकिस्तान की जो मेजर क्रॉप्स हैं इस दफा, जिसमें कॉटन भी शामिल है, जिसमें वीट शामिल है, जिसमें बिल्कुल। मेज शामिल है, जिसमें राइस शामिल है, जिसमें अनियंस शामिल हैं, वो बेहतर हो रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का पैमाना कोविड की वजह से ऑब्वियसली लो है, पर फिर भी अगर हम 27.5 मिलियन वीट के करीब चले जाते हैं तो दैट इज क्वाइट क्लोज टू सेल्फ सफिशिएंसी। अगर हम इसी तरह गन्ने की जो पैदावार है उसमें काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है, और हमारी 6.5 मिलियन टन की शुगर की इस वक्त खपत है मुल्क में, उससे भी ज्यादा हम पैदावार कर रहे हैं, हमें शायद एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। सो ये एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। बट दूसरी तरफ जो चीज परेशान कर रही है हमें वो ये है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, उसको बहुत बेहतर होना चाहिए, और उसके लिए हमें फंडामेंटल इश्यूज को टैकल करना चाहिए एग्रीकल्चर में, ताकि इन द लॉन्ग रन इन सब चीजों पे काबू पाया जा सके। इसमें ये जो चीनी का मामला हुआ है डॉक्टर साहब, चीनी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आया है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ये इसकी वजूहात क्या हैं? ये इसमें डीलर्स, इसमें मिल्स, जैसे कि हुकूमत कह रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसका अहम किरदार आपको लग रहा है? देखिए, एक तो यह है कि आपको अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बहुत बेहतर करना है। सो जब आप प्रोडक्टिविटी बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली पर यील्ड, जब आपकी पर एकड़ यील्ड जब बेहतर होगी तो गन्ना सस्ता आपको प्रोड्यूस होगा। नंबर दो ये है कि आपने इंश्योर करना है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती रही है चीनी, उससे जो लोकल सप्लाई की पोजीशन है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो ये एक नेचुरल ट्रेंड है कि जखीरा अंदोज जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें, और इसमें एक कारोबार होता है, चीनी की फॉरवर्ड सेलिंग भी होती है। नवंबर में चीनी बनना शुरू होती है, ये अप्रैल तक बनती है, पर बिकती कंप्लीट सीजन में है। सो इस पे एक सीजनल एलिमेंट आ जाता है, सो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। देयर इज अ होल मार्केट ऑफ चीनी जो कि इनफॉर्मली वर्क करती है, और उसमें जैसे ही सप्लाई कंस्ट्रेंड आती है या एक्सपोर्ट हो जाती है तो ये इस पे एक जो पुल क्रिएट होता है प्राइसिंग में, वो भी हुआ। फिर इसमें ये भी हुआ है कि पाकिस्तान से जो बाकी भी क्रॉप्स थी चूंकि शॉर्ट आ रही थी, तो ओवरऑल एक जो प्राइसिंग है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और जब हम डिपेंडेंट हुए इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑब्वियसली चीनी की लैंडेड कॉस्ट जो थी वो हायर आ रही थी, और वो जो चीनी की क्वालिटी है वो चूंकि बाहर से आती है वो पतला दाना होता है, और हमारे यहाँ लोग उसको एक थिक दाने को पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली लोगों का रुझान हमारी चीनी पे ही रहा, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। सो ये सारी स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी जो है ये क्रिएट हुई है। इसको स्टेबिलिटी में बदलने के लिए इन द लॉन्ग रन हमें लॉन्ग रन मेजर्स लेने पड़ेंगे। आई थिंक एग्रीकल्चर पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो पॉलिसी जो है उसमें बेहतरी जो है वो दरकार है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए पाकिस्तान में 37% जो है कंट्री वो फूड इनसिक्योर है। हमारे यहाँ स्टंटिंग, और आपने देखा है वजीर आजम ने भी इस पे बात की, पहली हुकूमतों में ने भी इस पे बात की, 40% स्टंटिंग है इस वक्त। हमारे जो 30% बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो तकरीबन 20% डायरेक्टली जीडीपी का हिस्सा है, इसमें 40% लेबर काम करती है, और ये तकरीबन 70 से 75% एक्सपोर्ट में काउंट करता है। इतने बड़े सेक्टर को हमें ठीक करना, और जब मैं ठीक करना कहता हूं तो देखिए हमें दो चीजें हमें मद्देनजर रखनी है। नंबर वन, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। ये एक हमारे बहुत ही नामवर इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि प्रोडक्टिविटी मे नॉट बी एवरीथिंग इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। प्रोडक्टिविटी ही वो जरिया है कि जो प्राइसेस को बेहतर करेगी। और नंबर टू, हमें एक मार्केट बनानी है जो कि इस वक्त
एफिशिएंटली नहीं काम कर रही। जैसे आप बहुत सुनते हैं कि होलसेल प्राइसेस में और रिटेल में बहुत फर्क आता है। और तीसरी ये गुजारिश ये है कि हुकूमत को इस कारोबार से कम इंटरवेंशन करनी है। प्राइस सेटिंग को मार्केट पे छोड़ देना है। हमें जो गोदाम बनाने हैं उसको भी हमें मार्केट पे छोड़ देना है, और मार्केट फोर्सेस में एफिशिएंसी क्रिएट करना, रिसर्च करना। हमें यील्ड्स को बेहतर करने के लिए हमारी भी एक बॉटल नेक आ रही है, जिसमें मैं सुन रहा हूं कि बहुत से नए जो हमारी आना चाहते हैं लोग, जो कि नई हमारी यील्ड्स को बेहतर करने के लिए लाना चाहते हैं चीजें, वो नहीं हम कर पा रहे, उसको बेहतर करना है। सो अगर हम ये सब चीजें करेंगे, और लास्ट एक चीज जो हुकूमत जिस पे शायद काम भी कर रही है, और वो है लॉजिस्टिक्स। हमारी 20 से 40% वेस्टेज है इस वक्त एग्रीकल्चर में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये जो हुकूमत कहती है कि 120 अरब रुपए का पैकेज, फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी ऐलान किया, फिर कामयाब जवान और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए से हुकूमत के पास डाटा भी मुकम्मल है, 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, ये किस हद तक मुआविन साबित होगा आपके ख्याल में? जावेद, मैं आपके सामने ये भी रखूंगा कि हुकूमत एक्चुअली 2 करोड़ खानदानों की बात, इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है कि आप 20 मिलियन खानदानों तक पहुंचना बिल्कुल ठीक। सो हुकूमत का जो इस वक्त अपने जहन में है वो एक बड़ा टारगेट है, विच इज गुड, जिसका मतलब है कि वो 13 करोड़ लोगों तक रसाई करना चाह रही है। सो दैट इज गुड। देखें, डेटा जो है बहुत अरसे से क्रिएट हो रहा था, जो कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको बेस्ट कहें, एहसास अब कहते हैं, वो एक एक्सपैंडेड प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास ये डेटा मौजूद है। आई थिंक कि 7 लाख करियाना स्टोर्स पे जाकर हम 30% 3 मेन जो इस वक्त खाने की अशिया हैं उसमें देना चाहते हैं। So at a time, any help is a helping hand to the people who are suffering, because ये सारा जो प्राइस राइज है वो दिखाई दे रहा है, लोकल भी, इंटरनेशनल भी। सो ये एक अच्छी काविश है, पर ये याद रखें कि इस काविश में अगेन हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि टारगेटेड सब्सिडी का आसान तरीन तरीका जो है वो लोगों के हाथ में कैश देना है और उनको बेस्ट डिटर्मिन करने देना है। बट चूंकि तेल इस्तेमाल जरूर होता है, वीट इस्तेमाल जरूर होता है, ये वो अशिया हैं 3 जो कि बहुत नेसेसरी हैं, तो इस पे जरूर कीमत कम कर देना भी जो है एक मूव इन द राइट डायरेक्शन है। फिर इसके साथ साथ हम डायरेक्ट सब्सिडी भी देते हैं उन खानदानों को जो खानदान पावर्टी की लाइन से बहुत नीचे हैं और जो कि हमारी हेल्प चाहते हैं। बट हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो जरूर एग्रीकल्चर का ठीक करना है, डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ मूव करते चले जाना है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की मद में हो, चाहे वो फूड की मद में हो, चाहे वो गैस की मद में हो, ताकि हमारी जो बाकी कंपनीज हैं वो ठीक ऑपरेट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान हसन नजीब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि हुकूमत ये जो इक़दामात कर रही है 2 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँच रही है, तकरीबन 13 करोड़ ख़ानदानों तक। हुकूमत को चाहिए कि वो आसान तरीक़ा इसके लिए इख्तियार करें, अगरचे कि हुकूमत बहुत से तरीके इसके लिए इख्तियार कर रही है ताकि बराह रास्त इन आवाम तक पहुँचा जाए। कपास के हवाले से उन्होंने फसल की कि बहुत अच्छी फसल हुई, कपास की हुई, गन्ने की हुई। तो कपास के हवाले से हमारे पास एक ख़बर है, यकीनी तौर पर कपास की जो पैदावार है उसमें इजाफा मुतवक्के है, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। बड़ा जुल्म हुआ जम्मू वालों का, बड़ा नाकाबिले बयान मैं कह सकता हूँ। मैं क्या बेटा, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं बाबा क्या बयान करता, सब्र खो देता हूँ। All of a sudden, when the buses stopped, they all of a sudden came out of those bushes, and they came out with their swords and with their knives and with their guns and I don't know what not, and they started rampage.
of killing people. प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनी तौर पर मईशत के हवाले से मुश्किल सूरत हाल है, हुकूमत इक़दामात कर रही है महंगाई के हवाले से, लेकिन इस दौरान ज़र इजनास के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि मुल्क में कपास की पैदावार में तवक्को की जा रही है कि रिकॉर्ड इजाफा हो सकता है। ये मुल्की ज़रई आमदन के लिए एक मस्बत और एक इंतहाई अच्छी खबर है। तवक्को की जा रही है कि नवंबर के आगाज़ में ये जो इस वक्त कपास की पैदावार है वो 60 लाख बेल्स है, जबकि तवक्को भी है कि ये आगे जाकर 80 लाख बेल्स तक जा सकती है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब सुहेल महमूद ने। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल महमूद साहब आपका। सुहेल महमूद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितनी अहम खबर है, हमारे नाज़रीन को ये बताइए, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये फसल अरसे के साथ साथ कम होती गई बढ़ने की बजाय। वी आर एक्सपेक्टिंग इस साल तकरीबन 8 मिलियन बेल्स होंगी। ठीक है, इफ़ यू वी कंपेयर इट फ्रॉम द लास्ट ईयर तो ये ज़रूर बढ़ रही है, मगर हमारे मुल्क की जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है वो 14.6 मिलियन बेल्स है। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख बेल। ठीक है, तो अभी भी इस साल 60 लाख बेल पे पहुंचे हैं। स्टिल जो हमारा टारगेट होना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट्स पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, विजन कभी 2020 होता है, उससे पहले 2015 था, तो हमेशा ये 20 मिलियन की बात होती है, मगर गवर्नमेंट का कहना कुछ और है, पॉलिसी कुछ और है, और पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई हैं जिससे कॉटन कम होती 20 मिलियन होने की बजाय लास्ट ईयर 5.6 मिलियन हुई है, यानी कि सिर्फ 56 लाख बेल। तो ये हुकूमती पॉलिसीज़ वो नहीं हैं जो कॉटन को बढ़ावा दे सकें या इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। सुहेल साहब, क्या हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत की तरफ से होना चाहिए ताकि ये फसल इतनी अहम फसल है, इसकी पैदावार में मुस्तकिल इजाफा होता रहे और कम से कम हम अपनी पुरानी बेल्स पे तो जा सकें ना? देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को दावे करने की बजाय और सिर्फ खबरें देने की बजाय इसके लिए पॉजिटिवली स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए। क्या हुकूमत ने आज तक स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की? इस इंडस्ट्री को अहमियत नहीं दी जाती, कॉटन प्रोडक्शन को बतदरीज घटाते चले जा रहे हैं, तो हुकूमत को सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए, और उससे पहले समझना यह है कि हुकूमत है क्या। हमारा एक लास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि कॉटन सीड ऑयल के ऊपर सेल टैक्स लगा। पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस एडिबल ऑयल्स में किसी भी एडिबल ऑयल के ऊपर सेल टैक्स नहीं है। ये वाहिद एडिबल ऑयल है जिसके ऊपर सेल टैक्स लगाया गया, जो कि आई थिंक कि पॉलिसी मेकर्स ने जान के लगाया गया ताकि इस कॉटन की प्रोडक्शन को कम किया जा सके, क्योंकि जिस भी फसल पे जितने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे किसान की आमदन उतनी कम होगी। जब किसान की आमदन कम होगी तो वो उस फसल से दूर जाएगा। तो हुकूमत को स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए, इसके रास्ते में रुकावटें जितनी हैं उनको दूर करने के लिए उनसे राय लेनी चाहिए, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है कि हुकूमत उस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि यहाँ से एडिबल ऑयल हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस पर टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स है इसमें। जी देखें, कॉटन को लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट कॉटन। कॉटन सिर्फ अकेला फाइबर नहीं है, कॉटन के एक हिस्सा फाइबर है, 2 हिस्से इसके अंदर कॉटन सीड होता है। कॉटन सीड से हम एडिबल ऑयल भी लेते हैं और इससे एनिमल फीड भी लेते हैं। एनिमल फीड हमारी गाय भैंसें खाती हैं, जिससे इस मुल्क में आपको लाइव स्टॉक का गोश्त भी मिलता है और पीने के लिए दूध भी मिलता है। और एक और प्रोडक्ट है वो एडिबल ऑयल है जो घी बनाने के काम आता है। इसी तरह इसकी स्टिक्स होती हैं जो बर्निंग के लिए काम आती हैं। अब भी आप देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर गैस की लोड शेडिंग होने जा रही है,
दुनिया के अंदर LPG महंगी हो गई है, क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई हो चुकी हैं। अगर आज हमारे रिमोट एरिया के लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, भूखा आदमी तो कोई नहीं रह सकता। तो उसने कहाँ से अपने घर में खाना पकाना है? या वो महकमा जंगलात के दरख्त काटेगा, या अपने खेतों के दरख्त काटेगा, या नहरों के किनारे पे लगे हुए दरख्त काटेगा। और अगर हुकूमत उसको कॉटन उगवाएगी तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है पता नहीं बिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से लकड़ी अवेलेबल होती है, तो वो दरख्त काटने की बजाय उस लकड़ी को जलाएगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी है ट्रिलियन ट्रीज़ का, मगर मेरा ख्याल है पॉलिसी मेकर्स उनको गुमराह कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रॉप है, ये एक बहुत बड़ी वुड प्रोडक्शन है। सिमिलरली हमारे रिमोट एरियाज़ के अंदर इसकी बिजाई से लेकर इसकी चुनाई तक लाखों नहीं करोड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन सब का रोज़गार छीना गया है। और इसी तरह इसकी रोटेशन में क्रॉप वीट की लगती है। इस मुल्क में क्यों वीट का बहरान आया, गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ पा रही। लास्ट ईयर भी 3 मिलियन टन्स वीट इंपोर्ट की गई। हमारे इंपोर्ट बिल कॉटन का भी $1.5 अरब से ऊपर का था, वीट का भी इसी तरह है। ये दोनों रोटेशनल क्रॉप हैं, कॉटन के फ़ौरन बाद वीट लगती है। अगर हम लोग कॉटन को बढ़ावा देंगे तो इस मुल्क में वीट की शॉर्टेज भी ख़त्म हो जाएगी। उसकी बजाय पॉलिसी मेकर्स अल्टरनेट और क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि IMF के शिकंजे में डालने के लिए जान के इस क्रॉप को निगलेक्ट किया गया है, ताकि हमेशा हमारी हुकूमत पाकिस्तानियों के घुटने टिके रहें IMF के सामने। अगर आप कॉटन को बढ़ाएंगे, आप उन सालों का अपना रिकॉर्ड निकालें जिस साल में इस मुल्क में कॉटन की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, उस साल हमने IMF से कितने पैसे लिए, और जिस साल में हमारे मुल्क में कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई, उस साल हमने IMF से कितने पैसे लिए। अब भी आपका फिगर आ रहा है $1.6 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर मंथ, जो कि अराउंड $18 बिलियन से अबव चला जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सिंगल एक इंडस्ट्री $18 बिलियन का आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे रही है, और उसकी जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कॉटन है, और कॉटन इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब भी $5 बिलियन की मशीनरी इंपोर्ट हुई है। आप मुझे ये बताएं कि उस मशीनरी को चलाने के लिए आप कॉटन कहाँ से लाएंगे? हमारे मुल्क के अगर बिजली के टैरिफ हाई होंगे, LPG प्राइसेस हाई होंगी, हमारी LNG प्राइसेस हाई होंगी, बिजली की कॉस्ट हाई होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कैसे चलेंगी अनलेस अनटिल इस मुल्क की अपनी कॉटन नहीं होगी, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं इस कोरोना के बाद दुनिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कितने इश्यूज आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल भी नहीं है, शिपमेंट्स डिलेज हो रही हैं। अगर हमारे अपने मुल्क के अंदर कॉटन होगी तो ना हमें बाहर से कॉटन मंगवानी पड़ेगी, ना उसकी शिपमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा, और हम ऑब्वियसली अपने रॉ मटेरियल के साथ बेहतर एक्सपोर्ट कर सकें। इसमें सुहेल साहब, ये जो अभी हम 80 लाख तक बेल्स की बात हम कर रहे हैं जो मुतवक्के है, इसमें भी आप समझते हैं कि अभी हमारा जो अपनी जो ज़रूरियात होंगी वो पूरी नहीं होंगी और हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी? बिल्कुल जी। देखें, हमारे मुल्क की कंजम्पशन पहले हम तकरीबन 16 मिलियन बेल से 15 से 16 मिलियन बेल तक हमारी कंजम्पशन है, और अगर ये $5 बिलियन की मज़ीद मशीनरी लग जाती है तो आई एक्सपेक्ट कि हम 18 मिलियन बेल्स हमारी लोकल कंजम्पशन हो जाएगी। और उसको कवर करने के लिए भी आप देखें नेक्स्ट ईयर से हमारा शॉर्टफॉल तकरीबन 10 मिलियन बेल का हो जाएगा। इस साल भी वही एक्सपेक्ट कि हमें पिछले साल जितनी $1.5 अरब से $2 अरब की कॉटन इंपोर्ट हर हालत में करनी पड़ेगी, ताकि हमारी ये जो मशीनरी है ये चलती रहे। अब भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये जितनी मशीनरी लग रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा या दावा जो मर्जी आप समझ लें, मगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसे पूरा कर सकती है, क्योंकि ये वाहिद इंडस्ट्री है जो कॉटन पिकिंग से शुरू होती है, जिनिंग पे जाती है, जिनिंग के बाद स्पिनिंग आती है, वीविंग आती है, फिर डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, ये सब के सब रिटेलर से लेकर और इस सब के साथ ट्रांसपोर्टर्स और पता नहीं कितने लोग, ब्रोकर्स, हर कोई इन्वॉल्व होता है। मुल्क की 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज विद टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपने देखा है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट डेटा कोरोना में दूसरे मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, हमारे में कंपैरेटिवली कम हुई है, उस सब का क्रेडिट टेक्सटाइल
इंडस्ट्री को जाता है और सेकंड इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। मगर उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हुकूमत ने बहुत बड़े पैकेजेस दिए हैं, तब जाकर वो अपने पाँव पे खड़ी हुई है। मगर ये वो इंडस्ट्री है जिसने खुद से अपने पाँव पे खड़े होकर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है जो बिजली के बिलों में, और थोड़ा सा उनके रिफंड्स जल्दी आने शुरू किए हैं, तो उसके बाद से हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो गई है। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स बहुत ही पैट्रियट हैं, वो इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। मगर हुकूमत को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर इसके दरमियान में जो हर्डल्स हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस करें। जैसे ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, आप देखेंगे ये मुल्क बेतहाशा तरक्की करेगा। एक तरफ हम बातें करते हैं कि एडिबल ऑयल को हमने सस्ता करना है, दूसरी तरफ इस कॉटन की मुल्क दुश्मन अनासर इस कॉटन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए इसी क्रॉप के ऊपर हीले बहाने से मुख्तलिफ टैक्सेस लगवाते हैं, जबकि उनको अंदाज़ा है कि ये ही एक कॉटन क्रॉप है जो इस मुल्क को आसमान पे लेके जा सकता है, इसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकता है। मगर जान के इसके रास्ते में रोड़े अड़ाए जा रहे हैं। कोई भी आप और क्रॉप को ले लें, चाहे वो वीट है, चाहे वो शुगर केन है, चाहे वो कॉर्न है, आप उसके अंदर कोई आपको वैल्यू एडिशन नज़र नहीं आएगी। एक ये सिर्फ कॉटन है जिसके अंदर बेतहाशा वैल्यू एडिशन है। साथ गवर्नमेंट को फिल फॉर इस सेल्स टैक्स को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत समझ रही है कि एडिबल ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। साथ साथ इसकी हमने प्रोडक्शन लोकली भी बढ़ानी है, और अगर बढ़ानी है तो इस एक ऑयल के ऊपर सेल टैक्स लगाना बिल्कुल नाजायज़ ही है। इसमें सोहेल साहब, हुकूमत बात कर रही है एग्रीकल्चर के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, फिर बीज के हवाले से बड़ी बात हो रही है, तो उससे कपास की फसल को भी कोई फ़ायदा हो रहा है कि अच्छा बीज आपको मिले और जिससे और भी अच्छी पैदावार हो उसकी? देखें, बात तो मैं भी बड़ी बड़ी कर सकता हूँ। मैं अभी आपको कह दूँ, मैं 100 मन पर एकड़ की सीड वैरायटी बनाने लगा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इस तरह के दावे तो हुकूमत कर ही रही है, मगर प्रैक्टिकली जो सीड प्रोडक्शन है वो आपके रिसर्च से होनी है। हमें बताया जाए रिसर्च हो कहाँ रही है, या रिसर्च इदारों के पास रिसर्च की मद में पैसे कहाँ हैं, वहाँ पर क्या लेटेस्ट काम किया जा रहा है। जहाँ से सीड पैदा होना है, जब तक उन इदारों को हम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उस रिसर्च को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, वहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉटन वहाँ से आप ज़्यादा उगा सकते हैं। सीड ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी कॉटन प्रोडक्शन भी नहीं होगी। हुकूमत को इसके ऊपर मज़ीद एम्फेसाइज करना चाहिए और रिसर्च के ऊपर मज़ीद पैसे देने चाहिए, ताकि हम, और ऐसे हमारे साइंटिस्ट होने चाहिए जिनसे सिर्फ ये नहीं है कि इदारे बनाकर उनसे उनकी फीडबैक ना ली जाए, उनसे उनकी रिपोर्ट्स ली जाए, बाकायदा इदारा बनाया जाए। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इतनी बड़ी क्रॉप है, इसका एक कॉटन बोर्ड बनाया जाए, जिस बोर्ड के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, ताकि वो अपना फीडबैक दें और इस कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और इस मुल्क को प्रॉस्पर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल महमूद, पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें इस हवाले से स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जूं की तूं है। अफ़गानिस्तान के असासे ताहाल अमरीका की जानिब से मुंजमद हैं। ये तकरीबन 10 अरब डॉलर के असासे हैं। नई अफ़गान हुकूमत ने बार बार ये अपील भी की है, इसके साथ साथ पाकिस्तान भी अपील कर रहा है, और जो दीगर ममालिक हैं अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक जिनमें चीन और रूस शामिल है, वो भी इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। मौसमी हालात हैं, शदीद सर्दी शुरू होने को है, वहाँ पर अफ़गान अवाम के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत की माशी हालत भी इस वक्त उस तरह से नहीं जैसे कि होनी चाहिए थी। अमेरिका और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी बरकरार हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा था कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ रही थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, जो साबिका फाटा के इलाके थे और अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के, उनमें हालात ख़राब होने के ख़दशात हैं। फिर हमने देखा कि कई अरसे तक वहाँ पर एक बार फिर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई और कई
जो कार्रवाइयाँ ही उसको हमारी फोर्सेस ने नाकाम बनाया, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। क्या सूरत हाल खित्ते में हो सकती है और क्या नई शक्ल इख्तियार कर सकती है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, अभी भी सूरत हाल जो कि तू है अफगानिस्तान और अमरीका और मगरब का जो रवैया है वो वैसा के वैसा ही है। उनके वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इंक्लूसिव हुकूमत, फिर ख़वातीन के हुकूक, ये सारे मामलात, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक उनके जो असासे हैं वो भी मुंजमद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे जब हमें देखना होगा कि अमेरिका के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, वो करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे खुद वो निकल गए, हुकूमत जो उनके मर्जी की थी या जो उनकी फेवर की थी वो हुकूमत जो है वो खत्म हो गई। अब क्या वो इस खित्ते को पुरअमन बना के ठीक ठाक करके तो हवाले कर दें चाइना के, ये ज़हन कबूल नहीं करता। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पूरी दुनिया में वो चाइना को कंटेन करने का काम कर रहे हैं कि इनकी इकोनॉमी आगे न जाए, और इधर ये अफगानिस्तान जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है पूरे सेंट्रल एशिया के साथ और यूरेशिया में, उसको छोड़ देंगे कि आप चाइना इस्तेमाल करें, वो नहीं होगा। तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि इसको डिस्टेबलाइज कर दें इस इलाके को पूरी तरह, और ये डिस्टेबलाइजेशन की वजह से सरदर्द बना रहे तमाम हमसाया ममालिक के लिए और कोई इससे फायदा न उठा सके। दूसरा ये है कि ये ऐसी प्लान करें, इस तरह का काम वहां पे कुछ हो कि वो हुकूमत जो उनकी फेवर की थी वो वापस आ जाए और तालिबान जो है इनका मुकम्मल तौर पे सफाया हो जाए, या तालिबान इतने कमजोर हो जाएं कि दोबारा सर ना उठा सके। अब इसके लिए एक प्लान जो मैं असेस कर चुका हूं, जैसे वाक़यात हो रहे हैं उससे मुझे नजर आता है कि एक तो वहां पे खवातीन के हकूक वगैरह के सिलसिले में बहुत सारे मुजाहरे कराए जाएंगे, और अगर कोई खातून मारी जाती है तो उसका इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक रिएक्शन निकल आएगा, और टर्मोइल अंदर क्रिएट करना मुजाहरों के जरिए, इसके लिए सिर्फ आपको पैसा लगाना पड़ता है, लोग खुद निकल आएंगे। और डिससेटिस्फेक्शन तो है ही मौजूद है कि लोग जो लिबरल हैं वो नहीं चाहते कि तालिबान का ऐसा उनके ऊपर दौरे हुकूमत आ जाए जिसमें सख्ती हो उनके ऊपर। दूसरी तरफ ये है कि इस हुकूमत को पैसे की वजह से चोक किया जाए ताकि एक डिससेटिस्फेक्शन अवाम में आए, क्योंकि ये तनख्वाहें दे नहीं सकेंगे और इनका जो सरकारी दफातर है वो काम नहीं कर सकेंगे, आर्मी नहीं चल सकेगी, इंटेलिजेंस नहीं काम करेगी, पुलिस नहीं काम करेगी, और पैसा रुका रहेगा। तो ये पहले चल रहे थे ये मगरबी दुनिया के पैसे पे, अब बंद हो गया तो हमसाया ममालिक कितना खर्चा उठाएंगे। तो नतीजा ये है कि एक सिस्टम जो गवर्नमेंट चलाने का वो कोलैप्स करना शुरू होगा। तीसरा इशू ये है, तीसरा जो तरीकाकार है वो ये है कि दाइश को ये उसको करें, रीइंफोर्स करें, जो वो कर रहे हैं उसमें तनख्वाहें दे के जो पुराने इनके आर्मी के लोग थे जो भाग गए हुए थे और अभी बेकार थे, उनको पैसा दे के तनख्वाहें दे के दोबारा शामिल करने का काम किया जा रहा है, वो दाइश को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा वैसे भी रशियन जो सीरिया से भाग के इधर आए हुए हैं उनको भी अमेरिका ने लाइन अप किया हुआ था, तो वो भी CIA के अरेंजमेंट के तहत इसमें शामिल हों। तो दाइश एक ऐसी फोर्स, यानी जिसको खुरासान कहते थे, वो तो बड़ी छोटी थी, वो तो पाकिस्तान में सिर्फ करते थे वाकयात, बाहर तो उन्होंने की ही नहीं। लेकिन अब ये अफगानिस्तान के लिए उसको एक प्रॉपर फोर्स के तौर पे तैयार कर रहे हैं, और जो तालिबान जिस तरह अमेरिकन के खिलाफ लड़ते रहे, अब वो तालिबान की हुकूमत के खिलाफ लड़ें और एक प्रॉपर इंसर्जेंसी चलाई जाए जो तालिबान की हुकूमत को कमजोर करे और चैलेंज दे इनको। तालिबान जो है वो अशरफ गनी की निस्बत बहुत ज्यादा वीक होंगे यहाँ पे, इस वजह से कि पैसे भी नहीं है, अपने अदारे भी नहीं बना सकेंगे, और दूसरी तरफ ये है कि ट्रुप्स उनके वही हैं, वो तालिबान जो इस तरह की जंग लड़ने के शायद ट्रेंड नहीं है उसके लिए। और फिर इन्होंने अमरुल्लाह सालेह और इस तरह के लोग जो बाहर रखे हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड अगर हो तो उसके बाद उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना दी जाए और फिर अल्टीमेटली वहां से सारा खेल चलाया जाए। ठीक है, ये 2 साल चले, 3 साल चले, अगर उसके बाद तालिबान न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और अमरुल्लाह सालेह वगैरह वापस आ जाते हैं तो अमेरिका के सारे मामला हल हो गए, गवर्नमेंट भी उनकी आ गई और फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी यहाँ होगा और वो खुद आके जहाँ जो चाहें वो कर सकते हैं अफगानिस्तान। ये जो दाइश ने वाक़यात किए हैं, कंदहार में किए, काबुल के अंदर किए, और फिर अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक काबुल में एक बड़ा अहम कमांडर मारा तालिबान का, जो मिलिट्री का कमांडर था,
ये सारे वाक़यात इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने वो खुदकुश हमले भी कर रहे हैं, बम ब्लास्ट भी कर रहे हैं और टारगेट किलिंग भी कर रहे हैं। वो देखिए ये करेंगे कि इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करने का करें। ये उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त टारगेट चुना था, हमदुल्ला, कारी हमदुल्ला वाला, कारी हमदुल्ला, क्योंकि ये उनका, हाँ जी, ये प्लानिंग साइड पे थे और ये मिलिट्री ऑपरेशन प्लान करते रहे और इन्होंने काफी बड़े बड़े एक्शन किए। फिर इनको कहते हैं कि बद्री ब्रिगेड भी ये कमांड कर रहे थे, जो कि इनकी स्पेशल सर्विसेज या स्पेशल फोर्स समझी जाती है। तो उस लिहाज से लगता ये है कि ये जैसे जैसे इनको मौका मिलेगा ये इनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करने का काम करेंगे, क्योंकि लीडरशिप अभी वहां पे फ्रीली फिर रही है। वो उनके जो तालिबान लीडर्स हैं, सिवाय जो उनके मुल्ला हैबतुल्लाह वगैरह जो टॉप के लीडर्स हैं, उनके अलावा तो बाकी सब जो है वो फिर रहे हैं उधर उधर अफगानिस्तान में, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि हमने आम माफी दे दी लोगों को, लिहाजा अब लोग सारे जो है वो प्रो तालिबान हो जाएंगे या कम से कम वो वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि दाइश का के ऑब्जेक्टिव अलग है, वो लीडरशिप को एलिमिनेट करके तो यहाँ पे आसानी से कैओस क्रिएट कर लेंगे और फिर मुश्किल होगा तालिबान के जो ट्रुप्स वगैरह है उनके लिए सिचुएशन को कंटेन करना वो खासा मुश्किल हो जाएगा। और लगता यही है कि स्ट्रेटेजी इनकी यही, और यही दाइश है जो कि ज़ाहिर है वहाँ से हमारे बॉर्डर पे भी हमले कर रही है, हमारे फोर्सेस पे भी हमले कर रही है और फिर हमारे इलाकों के अंदर टीटीपी को भी इसकी हिमायत हासिल है। टीटीपी को तो होगी इस वजह से कि जब तक कोई भी दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से बाहर या अंदर दहशतगर्दी करना चाहेगा उसको ये ऐसे ग्रुप में वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन सब का जो मेंटर है, इन सब को फाइनेंसिंग करने वाला, इन सब को चलाने वाला वो एक ही ग्रुप है, भारत और CIA है। तो इस वजह से ये तो इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में होगी और ये सपोर्ट भी एक दूसरे को करेंगे, क्योंकि इनके जो प्लानर्स हैं, चलाने वाले हैं, वो एक ही लोग हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी खास अचंभे की बात नहीं होगी। और जनरल साहब, ये सारी सूरत हाल जो एक तस्वीर आपने पेश की अपने इब्तिदाई गुफ्तगू के अंदर कि अफगानिस्तान के हवाले से अगर ऐसी एक तस्वीर बन रही है तो जाहिर है पाकिस्तान भी इस सूरत हाल को देख रहा है, फिर चीन और रूस भी इस सूरत हाल को देख रहा होगा बड़ी गहराई के साथ। रशिया को बहुत कंसर्न है, रशिया ने तो बड़ा ओपनली कहा। उन्होंने 2-3 कंसर्न जो अपने शो किए हैं उसमें खास तौर पे एक तो दाइश के बारे में उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि जो सरदार दाऊद हॉस्पिटल पे उन्होंने हमला किया वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑपरेशन था और ये ऐसे नहीं कि वो खुरासान वाले बैठ के यूं प्लान कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि इनकी प्लानिंग में कोई शामिल हैं लोग जो इस चीज को अच्छी तरह टेक्निकली प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने जिस पे उन्होंने थोड़ा शक व शुबे का इजहार किया वो है तालिबान की कैपेबिलिटी, अफगान तालिबान की कैपेबिलिटी। वो कहते हैं कि उन्होंने वादे तो किए, सब कुछ ये कहते हैं, लेकिन वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा क्या वाकई तालिबान ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो इनको न्यूट्रलाइज कर लेंगे अपने आप पे? क्योंकि उनके पास अब वो जिस तरह के यहाँ पे नेटो और अमेरिका वगैरह का इंटेलिजेंस का एक सेटअप था, इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क था, तालिबान के पास वो नहीं है। तीसरी जो चीज जो वो ये जिसके ऊपर उनको बड़ा कंसर्न है वो ये महसूस करते हैं कि जो खित्ते के मुल्क हैं अफगान तालिबान या इनके हमसाया ममालिक, इनमें से कोई ना कोई अमेरिका को अपने बेसेस या उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ करेगा। ये वो चीज उनको बड़ी इस वक्त उन्होंने वार्न भी किया और ये चीज उनके लिए खासी फिक्र का बायस है कि पाकिस्तान या और कोई सेंट्रल एशियन स्टेट या अफगानिस्तान कोई ऐसा मुआहदा न कर ले कि जहां अमेरिका को ऑपरेट करने के लिए दोबारा कोई बेस मिल जाए यहाँ पे। वो ये कतन नहीं चाहते। अब चीजें के तालिबान ने तो बिल्कुल वो बड़ा वाज़ेह तौर पे इनकार किया। उनका ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अमेरिका के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करें जिसके जरिए अमेरिका को अफगानिस्तान से किसी और मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कोई जरिया मिल सके। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान को वो प्रेशराइज करते रहते हैं इस चीज के लिए। तो ये बड़ा जरूरी होगा कि पाकिस्तान इस किस्से से बचे, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते कि हम रीजनल कंट्रीज के साथ दुश्मनी पाल बैठें जहां रशिया, चाइना, उनके कंसर्न्स हैं उनको हम नजरअंदाज करके तो अमेरिका को राजी कर दें या खुश करें। वो मेरा ख्याल हमारे मुफाद में नहीं होगा। तो हमें इस पर बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये जो हमारे इलाकों के अंदर एक बार फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, हमें जाहिर है अपने हवाले से तो इक़दामात करने हैं जनरल साहब,
और इसमें ये मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, बातचीत की भी बात हो रही है, ये कितनी अहम बात है आपकी नज़र में? ये जो टीटीपी के साथ हो रही है, जी जी जी। देखिए टीटीपी का मामला भी बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का है। एक तरफ तो उन्होंने बड़े जुर्म किए हुए हैं और वो बड़ा उनका उनके हिसाब में अगर आप देखें तो बहुत कुछ है जिसके ऊपर उनको सजाएं होनी चाहिए, और इसी वजह से इमोशनली बाज लोग इस चीज को अपोज कर रहे हैं, जिसमें खासतौर पे एपीएस के फैक्ट्रीज जो हैं वो ये समझते हैं कि ये बड़ी ज्यादती होगी अगर उनको माफ कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर अफगानिस्तान वाकई डिस्टेबलाइज हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको एक पिक्चर पेंट की जिसमें कि बाहर की कोशिश होगी कि वहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, तभी दाइश को सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस सूरत में अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान की रिट नहीं रहेगी, बड़े कम इलाकों पे काबुल वगैरह पे रह जाए, तो ये फिर दोबारा सारे ग्रुप वहां पे बिल्कुल आजाद होंगे, जो जी चाहे करते रहें। आज तो हम अफगान तालिबान को मुतालबा करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि इनको रोकें, और वो इनको मजबूर कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बात करें, लेकिन कल ये उनके भी हाथ में नहीं रहेंगे अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर तो हर कोई वहां पे अपना अपना काम, रॉ भी चलाएगी, एनडीएस भी अपने के लोग दोबारा ऑर्गेनाइज कर देगी, तो प्रॉब्लम बड़ी बढ़ सकती है। तो ये वो चीजें हैं जो कि बड़े डाइसी हैं, इनमें बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, ताकि ये ना हो कि कल को हम अपने किए हुए पे पछताएं कि हमने अपने लिए एक और मसला खड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अफगान जी तालिबान की जिम्मेदारी है, जी जी। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जमीन इस्तेमाल न होने दें हमारे खिलाफ। अगर बातचीत नाकाम होती है तो हमें अफगान तालिबान से मुतालबा करना चाहिए कि इन लोगों को न्यूट्रलाइज करें। तो ये सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका कहना था कि ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो सरज़मीन है अफ़गानिस्तान की वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।